Good morning all. I am Rupesh Singh. Today we will be discussing Rajasthan SSC JEE Civil Engineering paper. We will also see the detailed solution after each and every question. Since Rajasthan has also published a temporary answer key, so we will be moving accordingly. Also, we will be discussing in this part only technical portion. Non-technical portion we will also discuss after this video. So starting from the first question, that means question number 41. Which rocks are formed by changing in the character by pre-existing rock? So here it is given pre-existing rock. तो pre-existing rock का जो character है, का जो composition है, वो change होने के बाद कौन सा rock है जो change हो जाता है rock form होने के बाद? Sedimentary rock जैसा हम लोग जानते हैं कि sedimentary rock form होता है by composition, by accumulation of different layers of the material like silt, sand. और sedimentary rock generally कहाँ form होता है? या तो wind के द्वारा या फिर जैसे कि एग्जांपल के लिए विंड के द्वारा जो होता है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, दीज आर द सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म्ड बाय द विंड. वेयरएज पानी के द्वारा भी फॉर्म होता है लेयर बाय लेयर डिकम्पोजिशन, लेयर बाय लेयर एक्यूमुलेशन से. इग्नियस रॉक हम जानते हैं वोल्केनो के द्वारा फॉर्म होता है. वोल्केनिक रॉक अगेन द वोल्केनो. बट इन केस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक हम जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म होता है. ये या तो सेडिमेंटरी रॉक से कन्वर्ट होकर बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक, या फिर इग्नियस रॉक भी कन्वर्ट होकर बन सकता है मेटामॉर्फिक रॉक. कैसे? बाई मेटामॉर्फिज्म फेनोमेना. बहुत ही लंबे टाइम तक अर्थ के अंदर दबे होने की वजह से, काफी हाई हीट एंड प्रेशर की वजह से चेंज हो जाता है एक नए रॉक में. दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म एंड द रॉक फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. सो मेटामॉर्फिक रॉक ही ऐसा रॉक है जो पेरेंट मटेरियल कुछ और होता है और बनने के बाद कुछ और बन जाता है, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक इनिशियली या तो इग्नियस रॉक होगा या फिर सेडिमेंटरी रॉक होगा एंड लास्टली मेटामॉर्फिक रॉक कन्वर्ट हो जाएगा. एग्जांपल इग्नियस रॉक हम जानते हैं ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ट्रैप है. सेडिमेंटरी रॉक हमने अभी डिस्कस किया, जिप्सम होता है, लाइमस्टोन होता है, सैंडस्टोन होता है. मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल, द ग्रेटेस्ट एग्जांपल इज मार्बल. मार्बल है, नीस है. तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी. नेक्स्ट है एल्यूमिना एज इनग्रेडिएंट ऑफ द ऑर्डिनरी सीमेंट इम्पार्ट. सीमेंट के अंदर बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन भी होता है. तो हम ये जानते हैं कि अलग अलग चीज़ों का क्या रिएक्शन होता है. हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें कि अलग अलग कंपाउंड का क्या रोल होता है. हम जानते हैं कि बेसिकली सीमेंट में क्या क्या होता है. लाइम, सबसे ज़्यादा लाइम. दूसरा सेकेंड नंबर पे एल्यूमिना, देन सिलिका, मैग्नीशिया एंड आयरन. ये 5 कंपोनेंट है जो प्राइमरली प्रेजेंट रहते हैं. होते तो और भी इसके अलावा बहुत कुछ है, बट हमें जानना है कि मोस्ट प्रोमिनेंट जो होते हैं उनका क्या रोल होता है. लाइम क्या करता है? बेसिकली लाइम इज टू यूज द स्ट्रेंथ गेनिंग में काम करता है. एक्चुअली ये सब कंपाउंड इनिशियली होते हैं जब इसको बर्न किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो ये सब मिलके अलग अलग बोगीज कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम C3S कहते हैं, C2S कहते हैं, C3A कहते हैं और C4AF. ये 4 कंपाउंड बनता है जिसे हम बोगीज कंपाउंड कहते हैं. ये सब मिलके जब हम इसे हीट अप करते हैं तो ये आपस में फ्यूज होते हैं और ये सब बनाते हैं. 4 कंपाउंड प्राइमरली सीमेंट के अंदर पाए जाते हैं. आप देख सकते हैं ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राइकैल्शियम टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट. इन सभी का कंपोजिशन है. ये कैल्शियम और सिलिका से मिलकर बना है. कैल्शियम सिलिका, कैल्शियम एल्यूमिना और कैल्शियम एल्यूमिना एंड आयरन से मिलकर बनता है. तो इसमें पूछ रहा है कि इंडिविजुअली एल्यूमिना क्या काम करता है. तो हम देख सकते हैं एल्यूमिना हमें किसमें मिलता है? C3A में. और C3A क्या रोल करता है? हम जानते हैं जब सीमेंट रिएक्शन होता है तब सबसे पहले सेटिंग का काम कौन सा करता है? C3A, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट. तो ये सीमेंट को सेट होने में हेल्प करता है एंड देन स्ट्रेंथ गेनिंग में, हार्डनिंग में C3S इनिशियल हार्डनिंग में और C2S लॉन्ग टर्म हार्डनिंग में वर्क करता है. C4AF का कोई ज्यादा रोल स्ट्रेंथ गेनिंग में नहीं होता है. इसका रोल होता है सल्फेट वगैरह से रेजिस्टेंस के काम में आता है. तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया एल्यूमिना एज इनग्रेडिएंट
ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट इम्पार्ट। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, ये हमारा आंसर सही है क्योंकि C3AE कंपाउंड ही है जो सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, इनिशियल सेटिंग में वर्क करता है। तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट गलत है, इसमें C3S काम में आता है। कलर ऑफ द सीमेंट, ये आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया का काम है। प्लास्टिसिटी सीमेंट में ये वाटर की वजह से आता है। तो ये तो हमारा आंसर गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफेक्ट्स दैट आर इंडिकेटेड बाय द कर्वेचर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द टिम्बर। तो टिम्बर है, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, हम जानते हैं। नेचुरल डिफेक्ट होता है, फंगाई की वजह से होता है, इंसेक्ट की वजह से होता है। तो हमें इसमें ये देखना है कि ऐसा डिफेक्ट जो कि डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है, जो लेंथ ऑफ टिम्बर है उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग हो रहा है और कैसा होता है, कर्वेचर फॉर्म हो जाता है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं बो। बहुत सारे डिफेक्ट हैं, हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे क्योंकि इस एक वीडियो में सारे डिफेक्ट को डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। बट करंटली हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग शॉर्ट में रिव्यू करते हुए चलेंगे आगे। तो इसको बोलेंगे बो। नेक्स्ट इज कार्बन कंटेंट इन मीडियम कार्बन स्टील। हम जानते हैं लो कार्बन हो सकता है स्टील में, मीडियम कार्बन भी हो सकता है और हाई कार्बन भी होता है। हाई कार्बन के एग्जाम्पल है कास्ट आयरन। देखिए कार्बन कंटेंट स्टील में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन कंटेंट से क्या होता है, कार्बन कंटेंट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो स्टील में ब्रिटलनेस बढ़ता है और डक्टिलिटी घटता है। तो कास्ट आयरन इज अ हाईली ब्रिटल मटेरियल बट स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा होता है। वहीं हम अगर माइल्ड स्टील की बात करेंगे तो कार्बन परसेंटेज बहुत कम होता है लेकिन डक्टिलिटी होता है उसमें, और उसको स्ट्रेंथ गेन कराने के लिए भी ताकि डक्टिलिटी भी हो और स्ट्रेंथ भी फॉल ना हो ज्यादा, उसके लिए उसको ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे हम TMT कहते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट होता है, क्वेंचिंग, TMT ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं ताकि उसका स्ट्रेंथ भी फॉल ना हो। तो हमें जानते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा ऑप्शन होगा 25 to 60%। ये हमारा है लो कार्बन का, ये हमारा मीडियम कार्बन का, और अगर 0.60 से ऊपर होता है तो हम उसे बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन टू रेडनेस। कोई भी मटेरियल हो, सिर्फ लाइमस्टोन ही नहीं, कोई भी मटेरियल अगर हम उसको हीट अप करते हैं जब तक कि वो रेड ना हो जाए, रेड कलर का ना दिखने लगे, इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ड्रॉइंग ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इन मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इज कैरीड आउट। ड्रॉइंग ऑपरेशन मीन्स इसको हम स्ट्रेच करते हैं, मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं स्टील को, इसकी प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है वो देखते हैं। टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन, हम जानते हैं कि अगर स्ट्रेच करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका क्रॉस सेक्शन तो घटेगा ही घटेगा, और क्या क्या होगा वो देखते हैं। रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन सही है। तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्रोपोर्शनली, ये भी सही है कि अगर हम खींचेंगे इसका क्रॉस सेक्शन भी डिक्रीज होगा, इसका जो डायमीटर है वो भी डिक्रीज होगा और लेंथ इसका बढ़ेगा। तो ये पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बाय रिपीटेड ब्लोज अंडर अ पावर हैमर, तो ये हैमरिंग कहलाता है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। गेट आर्टिकल डिजायर्ड शेप भी नहीं, डिजायर्ड शेप के लिए हम मोल्ड यूज करते हैं। तो प्रिपेयर एंगल्स चैनल, तो हम ये जानते हैं कि एंगल चैनल के लिए क्या यूज करते हैं, हॉट रोल, हॉट कंडीशन में इसको रोलर्स के बीच से पास करते हैं, इसके लिए काम में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ डैश टेस्ट इज डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनकंबाइंड लाइन इन सीमेंट। अनकंबाइंड लाइन हम जानते हैं कि जो पहला हमने देखा था, लाइन सब फ्यूज होते हैं आपस में और ये 4 कंपाउंड बनाते हैं। इसमें से क्या है कि जो लाइन यूज हो गया वो तो कंपाउंड बन गया, अब जो लाइन यूज नहीं हो पाया वो उसे बोलते हैं हम फ्री लाइन या फिर अनकंबाइंड लाइन। तो वो लाइन हमारे लिए हार्मफुल है, जितना ज्यादा रहेगा वो उतनी ही हमारी सीमेंट बैड प्रॉपर्टी शो करेगी। तो कहते हैं कौन सा टेस्ट हम करेंगे जिससे कि हमें अनकंबाइंड लाइन या फ्री लाइन की अमाउंट के बारे में पता चलेगा। तो अगर फ्री लाइन या अनकंबाइंड लाइन आए कभी भी तो आप याद रखना ये साउंडनेस टेस्ट ही होता है। तो ये साउंडनेस 2 वजह से होता है, या तो फ्री लाइन की वजह से होगा या फिर दूसरा मैग्नीशिया की वजह से। अगर मैग्नीशिया का अमाउंट ज्यादा है तो उस केस में भी हमें साउंडनेस मिलेगा। साउंडनेस में इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो हम उसे टेस्ट करेंगे वाटर के साथ मिक्सअप करके तो उसकी वॉल्यूम, सीमेंट की वॉल्यूम इंक्रीज होती हुई दिखेगी चारों डायरेक्शन में, इसे बोलते हैं साउंडनेस। इसको टेस्ट करते हैं, अगर फ्री लाइन है तो उसको हम टेस्ट करते हैं भाई लीक एटलियर एपरेटस से, ये हमने देखा था। लीक एटलियर एपरेटस से हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं ड्यू टू फ्री लाइन ओनली।
और अगर मैग्नीशिया और फ्री लैम दोनों की वजह से जानना है तो उसके लिए है ऑटोक्लेव टेस्ट। तो दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन अबाउट। अब ब्रिक अर्थ में परसेंटेज पूछ लिया, इसमें कौन सा परसेंटेज क्या रहता है। तो गुड ब्रिक अर्थ हम जानते हैं एल्यूमिना कंटेंट 50 to 60% क्या रहता है, सिलिका सबसे हाईएस्ट परसेंट सिलिका, और 20 to 30% क्या रहता है एल्यूमिना। सिलिका का परसेंटेज गलत दे रखा है, ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। आयरन ऑक्साइड भी बहुत ज्यादा है, ये गलत हो गया। और लाइम बहुत ही कम रहता है इसमें, लाइम प्रोमिनेंट किसमें आता है सीमेंट में। तो ये हमारा 20 to 30% एल्यूमिना होता है, जो कि हमारा ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें एग्जैक्ट परसेंटेज की, एल्यूमिना 20 to 30% ब्रिक में, सिलिका 50 to 60%, लाइम होता है हमारा बहुत ही लेस अमाउंट में। हम चाहते हैं कि लाइम जितना कम से कम हो, और एकदम लाइम जो होगा वो एकदम पाउडर फॉर्म में होगा, दैट मींस डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं हो सकता, इसको हम पाउडरली फॉर्म में यूज करते हैं। आयरन ऑक्साइड 5 to 6%, आयरन ऑक्साइड 5 to 6% रहता है। और एक और चीज, जब ब्रिक की बात आती है तो ब्रिक में जो येलो कलर भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, येलो कलर किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू मैग्नीशिया। आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड कलर एंड मैग्नीशिया की वजह से येलो कलर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द व्हीकल इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑयल पेंट इज। जो पेंट होता है उसमें एक व्हीकल का जो काम करता है, उसके लिए कह रहा है कि अगर ऑयल पेंट है तो व्हीकल का काम कौन करेगा। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑयल है तो ऑयल ही व्हीकल का काम करेगा। और यहाँ पूछ रहा है पर्पस क्या है इसका। तो ऑयल का देखो, पेंट थीन के लिए हमें थीनर यूज करना होता है। एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, इसके लिए ड्रायर यूज होता है। फॉर्म अ बल्क ऑफ पेंट, गलत। कह रहा है होल्ड द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट इन लिक्विड सस्पेंशन, ये आंसर हमारा सही है। जो व्हीकल होता है उसका काम क्या होता है कि एक वॉल्यूम है, इसमें जो बेस है उसको हमेशा, जो बेस हमारा पता है आपको ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, उसको सस्पेंशन में रखेगा, किसको, बेस को। तो ये काम कौन करता है, व्हीकल हमेशा कोई भी आयल रहता है जनरली। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीपीएम का फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ मेथड, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सीपीएम का फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ मेथड, पर्ट का प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। आगे चलते हैं। फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इंक्लूड। फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट, किसी प्रोजेक्ट में दो प्रकार के कॉस्ट होते हैं, हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ उसका बिहेवियर अलग होता है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट, दोनों का हम चार्ट देखते हैं अभी। हाँ, तो डायरेक्ट कॉस्ट का चार्ट कुछ इस तरह से होता है, कर्व इनिशियली बहुत हाई होगा और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे घटता जाएगा। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का चार्ट इस तरह से होता है। और कंबाइंड चार्ट जो हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनेगा। पैराबोला शेप का। तो मिनिमम कॉस्ट समवेयर बिटवीन, इसमें 3 लाइन होता है। पहला हम जानते हैं, इसको बोलते हैं क्रैश कॉस्ट, जहां पे सबसे ज्यादा कॉस्ट हाई होता है, दिस इज कॉल्ड क्रैश कॉस्ट। एक दूसरा कॉस्ट आ गया था जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल कॉस्ट। बीच में आता है कहीं ऑप्टिमम कॉस्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि ऑप्टिमम कॉस्ट जो होता है या मिनिमम कॉस्ट जो होता है वो कहाँ पे आता है। तो पूछेगा कि नॉर्मल कॉस्ट से पहले आता है बिटवीन नॉर्मल कॉस्ट एंड क्रैश कॉस्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा कि ऑप्टिमम कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट जो होता है इट इज बिटवीन द क्रैश कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन में फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इंक्लूड। तो फिक्स्ड डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये क्वेश्चन हमारा है। इसमें आ जाएगा रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी, ओवरहेड एंड ऑफिस, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, सुपरविजन एंड एमिनिटीज। तो कह रहा है कि फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऐसा इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि होता तो है और वो भी फिक्स्ड नेचर का होता है। तो इस केस में ओवरहेड एंड ऑफिस ये फिक्स्ड नहीं होता, वेरिएबल होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज ऑल्सो वेरिएबल, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा वेरी करता है। सुपरविजन एंड एमिनिटीज ये भी हमेशा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन। तो फिक्स्ड में आएगा सिर्फ रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, क्योंकि रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस का फिक्स कॉस्ट होता है फॉर अ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं,
लैग टाइम इज द, लैग टाइम का क्या होता है? टाइम by which an event preceded by it must be completed, नहीं. Earliest time by which a successor event can follow the specific part event, yes, ये सही है. Time performing more critical activities in parallel, नहीं. Measure the access time and the resource available, गलत. देखते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. लैग टाइम क्या होता है? मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, इसके दो टाइम होते हैं, हम जानते हैं. स्टार्ट टाइम भी दो होते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम, EST, एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, LST. सिमिलरली अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम. कह रहे कि लैग टाइम क्या होता है? तो लैग टाइम क्या होता है कि दो एक्टिविटी है. मान लीजिए एक एक्टिविटी ये है, ये हमारा इवेंट हो गया, ये हमारा दूसरा एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी. लैग टाइम क्या होता है कि एक्टिविटी बी को कितना डिले करने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी ए, प्रीवियस एक्टिविटी. सक्सेसर एक्टिविटी हमारा बी है, प्रीसीडर एक्टिविटी हमारा ए है, तो बी की को कितना डिले करने की जरूरत है प्रीवियस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, प्रीवियस एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं सिंपली लैग टाइम. इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्लीस्ट टाइम बाय व्हिच एन सक्सेसर इवेंट कैन फॉलो अ स्पेसिफिक पार्ट इवेंट. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश एन एक्टिविटी. तो कह रहा है कि मिनिमम पॉसिबल टाइम किसी भी एक्टिविटी के लिए कौन सा हो सकता है? हम जानते हैं इसमें 3 टाइम होता है. जब पर्ट की बात करते हैं तो उसके लिए 3 टाइम होता है, पेसिमेटिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड मोस्ट प्रोबेबल टाइम. और चौथा टाइम जो हम इससे फाइंड करते हैं वो है एक्सपेक्टेड टाइम. ठीक, ये 3 टाइम हम डिफाइन करते हैं और चौथा टाइम हम फाइंड करते हैं इन तीनों को यूज करके, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं TP प्लस TO प्लस 4TM/6. तो कह रहे हैं कि इस सब में से मिनिमम कौन सा होता है? तो मिनिमम जानते हैं पेसिमेटिक मैक्सिमम होता है, ऑप्टिमिस्टिक मिनिमम होता है और मोस्ट प्रोबेबल टाइम इसके बीच में होता है कहीं कहीं. तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मिनिमम टाइम. पेसिमेटिक अगर मैक्सिमम टाइम पूछता तो पेसिमेटिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम इंटरमीडिएट होता है और एक्सपेक्टेड टाइम हम इससे फाइंड करते हैं. तो ये इन सब के बीचों बीच होता है. आगे बढ़ते हैं. Which equipment is used to label the ground and spread the loose material? कौन सा इक्विपमेंट है जो कि लेबलिंग के काम में भी आता है, लेबल करने के लिए फर्स्ट, एंड देन स्प्रेडिंग के काम में आता है? पावर शोवल, बुलडोजर, ड्रैग लाइन, ग्रेडर. तो देखिए, पावर शोवल हम जानते हैं डिगिंग के काम में आता है, बुलडोजर भी डिगिंग के काम में आता है और ड्रैग लाइन भी डिगिंग के काम में आता है अंडर वाटर. इसमें से ग्रेडर ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारे इस क्वेश्चन में फिट बैठ रहा है. ग्रेडर क्या करता है? ग्रेडिंग का काम करता है, मीन्स लेवलिंग का काम करता है और उसको लास्टली स्प्रेड करके इक्वल लेवल करता है. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 56. ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ क्रेन्स द लफिंग ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर. लफिंग ऑपरेशन कह रहे हैं किसके लिए यूज होता है? तो याद रखिएगा, लफिंग ऑपरेशन होता है मूविंग द बूम इन और आउट एज रिक्वायर्ड. तो जो बूम होता है उसको हम छोटा या बड़ा करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, इसको बोलते हैं. बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं इसमें, आप याद एक बार थियोरेटिकल बैकग्राउंड देखिएगा कि क्रेन के बहुत सारे ऑपरेशंस में क्या क्या होता है. तो उसमें से एक है लफिंग. तो लफिंग का काम क्या होता है? जब हम उसको छोटा या बड़ा करते हैं. द फ्लूइड विच पजेस विस्कोसिटी इज नोन एज. एक ऐसा फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी होती है उसको क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि आइडियल फ्लूइड में नो विस्कोसिटी एंड नो कंप्रेसिबिलिटी. आइडियल फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी नहीं होगा. तो ये ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, या तो न्यूटोनियन फ्लूइड या फिर रियल फ्लूइड. इसमें से एक ही याद रखिएगा कि न्यूटोनियन फ्लूइड में कुछ ये टाइम डिपेंडेंट होता है, ये टाइम डिपेंडेंट होता है. अगर विस्कोसिटी का क्वेश्चन है कि कौन सा विस्कोसिटी है तो उसमें हमेशा रियल फ्लूइड आंसर होगा आपका. हमेशा अगर विस्कोसिटी पूछे तो रियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड विच इज एग्जिस्ट नेचुरली. तो नेचर में एग्जिस्ट होता है उसको बोलते हैं हम रियल फ्लूइड और उसमें विस्कोसिटी 100% होता है. विस्कोसिटी वाले टर्म में कभी भी न्यूटन फ्लूइड को हम डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि न्यूटन लॉ में टाइम डिपेंडेंट होता है,
न्यूट्रन फ्लूइड जैसे कि हमारा मिल्क, वाटर, ये सब हो गया। तो न्यूटोनियन फ्लूइड इज अ टाइप ऑफ रियल फ्लूइड, उसमें नॉन न्यूटोनियन भी आता है रियल फ्लूइड में, बहुत सारे और भी जितने टाइप के फ्लूइड होते हैं सब रियल फ्लूइड के अंदर आते हैं। एमकेएस सिस्टम सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, ये देखिए सरफेस टेंशन का एसआई सिस्टम में क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, और हमसे पूछा है किसमें, एमकेएस सिस्टम में, तो ये न्यूटन का टर्म क्या हो जाएगा, न्यूटन चेंज हो जाएगा किलोग्राम फोर्स में। तो इसमें न्यूटन पर मीटर नहीं लगाना है क्योंकि ये एसआई में है, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे एमकेएस में तो न्यूटन विल बी कन्वर्टेड टू किलोग्राम फोर्स। 58th क्वेश्चन देखते हैं। वैक्यूम प्रेशर इज डिफाइंड एज, वैक्यूम प्रेशर हम जानते हैं कि हमारी जो लाइन होती है प्रेशर की, ये हमारा जीरो प्रेशर, दैट मीन्स एब्सोल्यूट प्रेशर, यहाँ से मेजर करते हैं। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है इसको वैक्यूम प्रेशर के रूप में मेजर करते हैं। जो भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है उसको हम या तो गेज प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर, अगर ये जीरो से मेजर करना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा, अगर हम एटीएम से ऊपर मेजर करेंगे तो वो गेज प्रेशर कहलाएगा। तो कह रहे हैं वैक्यूम प्रेशर किसको बोलते हैं, ये डिफाइन एज द प्रेशर बिलो। कौन से बिलो है, मैंने कहा कि अगर एटीएम से बिलो होगा तो क्या कहलाएगा, वैक्यूम प्रेशर, अगर एटीएम से ऊपर मेजर करेंगे तो ये गेज प्रेशर कहलाएगा। अगर रेफरेंस लाइन हमारा एटीएम है तो ये हो जाएगा हमारा 58 का सी। 59 पे चलते हैं। The flow in which velocity at any given time does not change with respect to space। यहाँ पे दो प्रकार की वेलोसिटी पॉसिबल होती है, एक होता है स्टीडी अनस्टीडी, और दूसरा होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो स्टीडी में क्या होता है, पॉइंट फिक्स होता है, स्पेस फिक्स्ड, टाइम वेरिएबल, इसमें सिर्फ टाइम वेरिएबल होता है और स्पेस हम फिक्स कर देते हैं किसी भी पॉइंट पे। और यूनिफॉर्म में क्या होता है, टाइम सेम होता है, स्पेस इज वेरिएबल। तो इस केस में आपको याद रखना है स्टीडी में time is a variable thing and space is a fixed thing, whereas in uniform flow space is a variable thing and time is a fixed thing। तो हमें आंसर मिल गया, इसमें हो जाएगा यूनिफॉर्म फ्लो, क्योंकि इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम, टाइम फिक्स कर दिया इसमें, टाइम फिक्स हो गया तो आंसर होगा हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। इक्विपोटेंशियल लाइन इज अ लाइन अलोंग विच द वेलोसिटी पोटेंशियल इज, कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल लाइन जो होता है उसमें वेलोसिटी उसके अलोंग क्या होता है। हम जानते हैं दो लाइन होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो नेचर, जो हम ड्रॉ करते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइन। ये हमारा, ये सब हमारे इक्विपोटेंशियल लाइन है ये तीनों, और ये तीनों हमारे फ्लो लाइन है। तो कह रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइन, इस लाइन के अलोंग क्या होगा, वेलोसिटी पोटेंशियल कितनी होगी। तो वेलोसिटी पोटेंशियल इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी तो इसको इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं। तो वेलोसिटी पोटेंशियल इसके किसी भी एक लाइन पे, हर एक लाइन पे इसके अलोंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आगे चलते हैं। 61 द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन अ पाइप। वेलोसिटी की जहाँ पे बात आती है, दूसरा चीज आपको क्या देखना है, पहला देखना है कि क्या मेजर करने को बोल रहा है, और दूसरा किसमें, पाइप में या ओपन चैनल में। तो इसमें क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और किसी भी एक पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, कह रहा है कि पाइप में या फिर चैनल, किसी में। तो देखो ऑरिफिस मीटर में पता है डिस्चार्ज के लिए, वेंचुरी मीटर में पता है डिस्चार्ज के लिए, मैनोमीटर में पता है प्रेशर के लिए। एकमात्र ऑप्शन बचता है हमारा पाइटॉट ट्यूब। पाइटॉट ट्यूब किसी भी एक पॉइंट वेलोसिटी को फाइंड करके देता है, चाहे हम चैनल में फाइंड करें चाहे हम पाइप में फाइंड करें। सैप्लोटिव ईयर कह रहा है इसमें साइड स्लोप क्या होता है, ये तो फिक्स है 1:4 का रहता है सैप्लोटिव ईयर में, ये आपको याद रखना है। 1 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, ये तो सिंपल है, ये आपको कन्वर्ट करना है सिंपली। इसमें जो आंसर बनेगा वो रहेगा 1.196 स्क्वायर यार्ड। अच्छा चलो मैं यार्ड के बारे में बताता हूँ। यार्ड कब बनता है, जिसे हम 3 फीट, 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड। और 1 मीटर में कितना फिट होता है, इन 1 मीटर 3.28 फीट। तो मीटर से छोटा होता है यार्ड, कितना, 0.28 फीट। ठीक, तो अभी जब इसको आप सबको कन्वर्ट करेंगे तो एकमात्र ऑप्शन आएगा जो कि 1 स्क्वायर मीटर के इक्वल होगा, वो होगा 1.196 यार्ड।
ठीक है, आगे चलते हैं 64th क्वेश्चन पर। द इंजीनियर चेन यूज फॉर चेन सर्विंग। देखिए कई प्रकार के चेन होते हैं, हम सभी के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सर्वेयर चेन 66 फीट का होता है। इंजीनियर चेन 100 फीट का होता है। लिंक भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी 100 लिंक होते हैं, इसमें भी 100 लिंक। मीट्रिक चेन 20 और 30 मीटर का होता है। 20 वाले में 100 लिंक और 30 वाले में 150 लिंक। मीट्रिक चेन हो गया। लास्ट में है रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन होता है 33 फीट का और इसमें होता है 16 लिंक, 16 लिंक। ठीक है, क्लियर है। इसमें इंजीनियर चेन पूछा है तो ये हमारा 100 फीट हो जाएगा, सिंपल। आगे चलते हैं। इन ट्रांजिट थियोडोलाइट इंडेक्स फ्रेम और टी शेप्ड फ्रेम कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल लेग। थियोडोलाइट के पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट के बारे में कभी न कभी किसी भी एग्जाम में आता ही क्वेश्चन, इसलिए पार्ट के नाम याद रखें और उसका फंक्शन भी याद रखें। ट्रांजिट थियोडोलाइट जिसको बोलते हैं जो कि 180 डिग्री पे रोटेट कर सकता है। दैट मींस फ्रॉम अ स्टेशन इट कैन ऑब्जर्व फोर साइड ऑल्सो एंड बैक साइड ऑल्सो, सेम बिना चेंज किए हुए स्टेशन को, इसको बोलते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट। 180 डिग्री पे अगर हम उसको ट्रांजिट कर सके, घुमा सके तो कह रहे हैं द इंडेक्स फ्रेम और टी शेप फ्रेम कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लेग, क्लिप स्क्रू, क्लिपिंग आर्म, वर्नियर आर्म या इंडेक्स आर्म। तो इसका आंसर होगा क्लिपिंग आर्म। 66 देखते हैं। इज अ रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुज एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू सम एज्यूम्ड बॉटम इज नोन। तो कौन सा ऐसा है जिसका हम परमानेंट पॉइंट, किसी भी एक परमानेंट पॉइंट के रेफरेंस में हम उसका आरएल की वैल्यू हम जानते हैं। तो ग्राउंड लेवल नहीं, लेवल लाइन नहीं, नीचे लेवल नहीं, ये होगा ऑप्शन बेंचमार्क। तो बेंचमार्क हम जानते हैं, कभी भी कोई वर्क हमें दिया जाता है तो उसमें एक बेंचमार्क फिक्स्ड एलिवेशन का आरएल हमें नोन होता है, गिवन होता है, और वहीं से हम काम को स्टार्ट करते हैं। और हर एक जगह का अगर हमें आरएल मेजर करना होता है तो हम रेफरेंस पॉइंट से आरएल से मेजर करते हैं। तो ये हमें बेंचमार्क हर एक प्रोजेक्ट में गिवन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 66 का आंसर बेंचमार्क। द कंटूर इंटरवल शुड बी, कंटूर इंटरवल कैसा होना चाहिए? 0, इनफाइनाइट, 0 भी नहीं हो सकता, इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन तो दो गलत हो गए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल। तो देखिए इसमें होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल। याद रखिएगा कंटूर इंटरवल अगर स्केल बहुत बड़ा है दैट मीन्स 1 में ये वैल्यू x की वैल्यू छोटी है, स्केल बड़ा होने का मतलब है कि x की वैल्यू स्मॉलर है। तो उस केस में जैसे जैसे अगर हम स्केल को बढ़ाते जाएंगे तो हमें कंटूर इंटरवल को बड़ा करना पड़ेगा। दैट मीन्स सिंपली स्केल के रेस्पेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। 68 देखते हैं। द एंगल बिटवीन जेनिथ एंड द सेलेशियल इक्वेटर। तो जेनिथ और सेलेशियल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल लैटिट्यूड। साइज ऑफ फील्ड बुक। एक नया क्वेश्चन आया था कि फील्ड बुक जो होता है, फील्ड बुक हम जानते हैं मेजर करने के लिए होता है क्या? इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो फील्ड बुक का साइज पूछ रहा है कितना होता है? ये साइज होता है 20/12 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। इन ड्राइंग फेज डायग्राम वेट ऑफ एयर इज एज्यूम्ड टू बी। हम जानते हैं कि वॉल्यूम, वेट और वॉल्यूम हम दो चीजें लेते हैं 3 फेज सिस्टम में। सॉलिड, वाटर एंड एयर। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम केस में हम तीनों लेंगे, और अगर वेट की केस की बात करें, अगर टोटल वेट की बात करें तो वेट केस में हम सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर, सॉरी, वेट ऑफ द एयर इज नेग्लेक्टेड। तो यही पूछा इसमें कि ड्राइंग फेज डायग्राम में, 3 फेज डायग्राम में वेट ऑफ एयर कितना लेते हैं? तो ये हम 0 लेते हैं। इन ISCS सिस्टम सिंबल यूज्ड फॉर द सिल्ट टाइप। तो सिल्ट के लिए हम जानते हैं कि M होता है, सैंड के लिए S, क्ले के लिए C,
O से ऑर्गेनिक सॉइल, M से सिल्ट, G से ग्रेबल। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। हम लोग जानते हैं IS 456 अकॉर्डिंग 5000 इनटू अंडर रूट FC के। ये होता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लॉन्ग टर्म के लिए भी फॉर्मूला गिवन है, उसके लिए मॉडुलस ऑफ क्रिट कोएफिशिएंट को भी यूज करते हैं। और ये स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट है वो है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डायनामिक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे दो होते हैं, याद रखिएगा, CC और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी U। तो CC की वैल्यू 1 to 3 के बीच में होना चाहिए अगर वेल ग्रेडेड सॉइल है। तो कोई भी सॉइल हो, सैंड हो, ग्रेवल हो, बेसिकली हम ये डिफाइन करते हैं CC कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। तो कह रहा है कि वेल ग्रेडेड सॉइल है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करना है तो CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ये इक्वल होगा 1 के। 1 या 2 मतलब अगर 1 है या 1 से कम है तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर 1 और 3 के बीच में 1 से ज्यादा हो गया तो ये वेल ग्रेडेड के अंदर आ जाएगा। CU की वैल्यू हम जानते हैं, अगर 4 से ज्यादा है तो ग्रेवल के लिए वेल ग्रेडेड होगा, अगर 6 से ज्यादा है तो सैंड के लिए वेल ग्रेडेड होगा। अगर इससे कम है इन दोनों वैल्यूज के लिए तो वो नॉन या फिर पुअर ग्रेडेड हो जाएगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म ग्रेडेड, सॉरी। पुअर ग्रेडेड और यूनिफॉर्म ग्रेडेड इज द सेम, जिसमें पार्टिकल के साइज सेम होते हैं। वेल ग्रेडेड मींस पार्टिकल के साइज डिफरेंट है और सभी साइड प्रेजेंट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ M20। IS कोड क्या कहता है, IS 456 0.7 इंटू अंडर रूट FC के। तो 20 के लिए यहाँ पे 20 की वैल्यू, FC की वैल्यू 20 रखेंगे, ये वैल्यू में मिलेगा 3.13। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंट्राएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन इज केप्ट। ट्राइक्सल टेस्ट हम लोग जानते हैं कि सीयर पैरामीटर्स के लिए होता है, C और फाई फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। और ये टेस्ट मोस्ट पॉपुलरली है, किसी भी सॉइल के लिए फाइंड कर सकते हैं, और इसमें पोर वाटर प्रेशर भी हम मेजर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंडीशन। कह रहा है ट्राइक्सल टेस्ट में स्पेसिमेन का साइज क्या रहता है, ये 2 से लेकर 2.5 टाइम्स तक होता है। सिलिंड्रिकल शेप का माउल्ड स्पेसिमेन होता है, सर्कुलर शेप का, उसके बाहर मेम्ब्रेन रहता है, तो इसकी डायमीटर के रिस्पेक्ट में इसका लेंथ जो है 2 to 2.5 टाइम्स रहता है। इन विच सिस्टम वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन इज सप्लाइड थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। कह रहे कौन सा सिस्टम है जिसमें वाटर रिक्वायर्ड जो होता है इरिगेशन के लिए वो पूरे क्रॉप पीरियड में सप्लाई होता है। इनोडेशन नहीं, पेरेनियल यस, डायरेक्ट इरिगेशन नो, लिफ्ट इरिगेशन नो। थ्रू आउट के लिए हमें पेरेनियल इरिगेशन का डेफिनेशन यही है कि थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड वाटर अवेलेबल रहेगा। इरोडेशन मींस ओनली फॉर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। डायरेक्ट इरिगेशन में ये तो टाइप है इरिगेशन का। लिफ्ट इरिगेशन में हम जो पानी नीचे से ग्राउंड वाटर को हम लिफ्ट करते हैं, तो ऑप्शन विल बी पेरेनियल इरिगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड द फार्म इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप। हम जानते हैं कि बॉर्डर फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इस तरह से एरिया को डिफरेंट स्ट्रिप में, इसे बोलते हैं स्ट्रिप मेथड। तो इसमें कह रहा है कि स्ट्रिप का साइज कितना होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। विड्थ होता है 10 to 20 मीटर एंड लेंथ इज 100 to 300 मीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट इज 78 by turning the pipe through this much angle the entire width 15 meter between the pipeline can be irrigated to the in the fixed nozzle pipe system। कह रहा है कि कितने एंगल पर हम पाइप को टर्न करें तो 15 मीटर का विड्थ का जो लैंड है वो पूरी तरह से इरिगेट हो जाएगा। तो देखो सिंपल है, अगर हम नोजल को, अगर हमारा ये पाइप सिस्टम है तो कितने डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे, तो इसका कवरेज ऐसा होगा। तो अगर हम इसे 360 कर देंगे तो ओवरलैप हो जाएगा। लास्ट टर्म जो होगा वो यहाँ पे अगर फिर से इसी पोजीशन में आ जाएगा तो ये एरिया
डबल इरिगेशन हो जाएगा, इवेपोरेट हो मतलब ये लैपिंग हो जाएगा इसमें इरिगेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रोटेशन 360 नहीं बल्कि 130 180 से पहले, दैट मीन्स अगर 180 तक करेंगे तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, इसलिए हम इसको आंसर इसका होता है 135 डिग्री। नेक्स्ट इज ड्यूटी रिप्रेजेंट, ड्यूटी और डेल्टा इरिगेशन में हम जानते हैं ड्यूटी क्या करता है, कैपेसिटी बताता है। अगर हम 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर सप्लाई अगर हम पास करते हैं तो कितना एरिया वो इरिगेट करेगा फॉर अ गिवन डेल्टा वैल्यू, तो ये कहलाता है ड्यूटी। यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा है, द इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ अ यूनिट वाटर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर हम डिस्चार्ज पास कर रहे हैं, जितना भी एरिया वो इरिगेट करेगा, जो भी उसका डेल्टा है, जितने डेप्थ तक हमें पानी को सप्लाई करना है, वो उसका ड्यूटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर सोन इन ऑटम एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, कौन सा ऐसा इसमें से क्रॉप है जिसको हम ऑटम में उसको ग्रो करते हैं, स्टार्ट करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं, उसको काटते हैं कब, स्प्रिंग में। तो देखिए खरीफ, रबी, पेरेनियल एंड 8 मंथ। रबी क्रॉप हम जानते हैं कि रबी क्रॉप जो होता है ये अक्टूबर नवंबर में हम इसको शो करते हैं और हार्वेस्ट कब करते हैं, मार्च अप्रैल में, इसीलिए रबी क्रॉप हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। मई से लेकर अक्टूबर तक के बीच में खरीफ होता है। पेरेनियल क्रॉप क्या होता है, जो हमेशा ही रहता है, जैसे कि शुगर केन वगैरह हो गया। 8 मंथ वाला भी, 8 मंथ क्रॉप जैसे कि ग्राम वगैरह हो गया, ये सब हो गया हमारा 8 मंथ क्रॉप। नेक्स्ट इज इन कनेडी थियरी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी फॉर कोर सिल्ट इज, तो कोर सिल्ट के लिए हमें कनेडी थ्योरम में सी की वैल्यू जो कि क्रिप कोफिशिएंट है वो कोर सिल्ट के लिए कितना लेते हैं, ये अलग अलग वैल्यूज है अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए। इसमें आ जाएगा ऑप्शन हमारा 0.70, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एक्सप्रेस्ड एज डेप्थ, तो कह रहा है प्रेसिपिटेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, तो इसका ऑप्शन सेंटीमीटर भी हो सकता है और mm भी हो सकता है, मीटर और स्क्वायर मीटर तो नहीं मेजर करता है, कई जगह पे सेंटीमीटर मिलेगा आपको, कई जगह पे mm मिलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि इसका आंसर सेंटीमीटर भी होता है और mm भी होता है, बट करंटली हम सेंटीमीटर लेके चलते हैं। फॉर गेटिंग गुड ब्रिक बॉन्ड द अमाउंट ऑफ लैप शुड बी मिनिमम, कह रहे कि अगर ब्रिक बॉन्ड अच्छा बने उसके लिए हमें लैप कितना होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम कितना रखना है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द वॉल, लेंथ के डायरेक्शन में हमें लैप कितनी रखनी है, लैप की वैल्यू, तो ये 1/4 ऑफ द ब्रिक मिनिमम लैप लेंथ हमें रखना होता है। ये हमारा ब्रिक, 2 ब्रिक का जॉइंट है, इसे बोलते हैं जॉइंट। और लैपिंग क्या होता है, जो इसके ऊपर का लेयर होगा ब्रिक का, तो ये लैप की वैल्यू पूछ रहा है कि ये लैप की वैल्यू कितनी रखें ताकि हमारा बॉन्ड अच्छा बने, तो ये वैल्यू हमारी मिनिमम 1/4 होनी चाहिए। इंग्लिश बॉन्ड कह रहा है कि इसमें कौन सा है, इंग्लिश बॉन्ड हम जानते हैं कि एक लेयर होगा स्ट्रेचर का, कंटिन्यू एक लेयर स्ट्रेचर का, और उसके नीचे वाले लेयर में सभी लेयर हेडर का, फिर अगेन स्ट्रेचर, तो अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर इज कॉल्ड इंग्लिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, एक ही लेयर में एक हेडर और एक स्ट्रेचर, एक हेडर और एक स्ट्रेचर सेम कोर्स में, इसे बोलेंगे फ्लेमिश बॉन्ड। और इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेट लेयर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा सी, अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। हर एक अल्टरनेट कोर्स, एक हेडर का, एक स्ट्रेचर का, फिर एक हेडर का, फिर एक स्ट्रेचर का। नेक्स्ट है फ्लोर सपोर्ट्स अबव द ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो फ्लोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सस्पेंडेड फ्लोर्स। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ न्यू फाउंडेशन अंडर अ एग्जिस्टिंग फाउंडेशन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये होता है अंडरपिनिंग। फाउंडेशन होता है उसको हमें रिपेयर करना होता है, तो पहले हम अंडरपिनिंग करते हैं, उस फाउंडेशन को सपोर्ट देते हैं ताकि हमें जो भी रिपेयरिंग को वर्क करना है वो कर रहे हैं, और लास्टली हम फिर इसको हटा देते हैं
आफ्टर रिपेयरिंग इसको बोलते हैं अंडरपिनिंग प्रोसेस। टेरेस्ट्रियल स्कैफोल्डिंग इज यूज्ड फॉर, स्कैफोल्डिंग हम जानते हैं क्या होता है। स्कैफोल्डिंग होता है जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो साइड से हम सपोर्ट के लगाते हैं जिसपे हम सामान को खुद भी चढ़ के हम वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। टेरेस्ट्रियल स्कैफोल्डिंग किस लिए काम में आता है, ये है हमारा क्वेश्चन 87 का। इसका आंसर है हमारा पेंटिंग एंड रिपेयर वर्क इनसाइड द रूम अप टू हाइट 5 मीटर। तो इसकी जो टाइप्स है, अगर हमें पेंटिंग वर्क करना है और इनसाइड रूम करना है और वो भी अप टू 5 मीटर हाइट, तो उस टाइप के स्कैफोल्डिंग कहते हैं टेरेस्ट्रियल स्कैफोल्डिंग। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। चलिए देखते हैं इसको एक एक को। अ गुड फ्रेमवर्क, एक अच्छा फ्रेमवर्क कौन सा है। शुड बी सुटेबल फॉर रीयूजल, यस बिल्कुल सही, क्योंकि एक स्कैफोल्डिंग हम बार बार यूज करेंगे। शुड बी वाटरप्रूफ सो दैट इट डज नॉट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द कंक्रीट, यस ये भी सही है। अगर ये वाटर से एब्जॉर्ब करने लगा कंक्रीट से वाटर तो हमारा प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं होगा सीमेंट का। शुड बी इनफ स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट ऑल लोड, बिल्कुल सही। सरफेस शुड बी रफ, ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हैंड कॉम्पैक्शन थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ कंक्रीट इज लिमिटेड टू, हैंड कॉम्पैक्शन करना है तो थिकनेस हम जानते हैं इसके लिए कम होना चाहिए। अगर ज्यादा है थिकनेस तो उसके लिए वाइब्रेटर यूज करेंगे। हैंड कॉम्पैक्शन करना है तो थिकनेस इसका कम होना चाहिए। तो इसकी थिकनेस होती है 5 to 10 सेंटीमीटर। अगर 5 to 10 सेंटीमीटर तो वाइब्रेटर भी यूज नहीं कर सकते, इस केस में हम हैंड कॉम्पैक्शन करेंगे। एज प्राइस मेथड फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमें कोड वैल्यू गिवन है तो ये हम यूज करते हैं 3.5, तीन ही वैल्यू दी हुई 3.5, 4 एंड 5। तो M30 के लिए पूछा है, ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये सिंपल है, आज 4, 5, 6 में वैल्यू गिवन है, ये हमें याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। एज पर एस मेथड कंक्रीट मिक्स डिजाइन और एवरी डिक्रीजिंग ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, कह रहे हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो अगर 0.05 बाई इतना अगर घटता है तो उससे क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा है। तो इसका कोर्स एग्रीगेट पे इफेक्ट पड़ेगा और ये उसके लिए हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो घटता जाएगा दैट मीन्स कोर्स एग्रीगेट की वॉल्यूम को हमें बढ़ाते जाना पड़ेगा ताकि स्ट्रेंथ बढ़े, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो को हम घटा रहे हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सिंपल थिंग है। अमाउंट ऑफ सीमेंट अवेलेबल विल बी मोर, और वो स्ट्रेंथ कब यूज होगा जब कोर्स एग्रीगेट की अमाउंट को हम बढ़ाएंगे। कैलकुलेट द एक्सयूमैक्स फॉर अ बीम विद दिस मच, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सयूमैक्स के लिए फॉर्मूला हमें पता ही है कि तीनों ग्रेड के लिए अलग अलग है। माइल्ड स्टील के लिए Fe250 के लिए अलग है 0.53 इंटू डी, 0.48 डी एंड 0.46 डी। ये हो गया हमारा Fe250 के लिए, दूसरा वाला हो गया 415 के लिए और तीसरा हो गया 500 के लिए। तो इसमें ग्रेड दे रखा है Fe250, तो 0.53 इंटू डेप्थ कर देना, इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है 500, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 0.53, इसमें आंसर हमें मिलेगा 265 mm। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बोल्ट होल। बोल्ट होल के लिए तो 12 mm है, तो 12 to 14 के लिए क्या होता है, 12 to 14 अगर mm है तो उसके लिए हम 1 mm इंक्रीज करेंगे। 14 to 24 है तो 2 mm, और 25 से ग्रेटर है तो 3 mm। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 13 mm, 1 mm इंक्रीज करेंगे 12 से लेकर 14 तक। कैलकुलेट द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ 20 mm डाया बोल्ट। मिनिमम स्पेसिंग की बात कर रहे हैं कि दो बोल्ट के बीच में, अगर डाया ऑफ द बोल्ट है 20 mm, तो 456 में क्या कहता है मिनिमम स्पेसिंग कितना 2.55 मिनिमम पिच की वैल्यू, तो 2.5 इंटू 20, ये हो जाएगा हमारा 50। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम एज डिस्टेंस फॉर 20 mm बोल्ट यूजिंग मशीन फ्लेम कट। इसके लिए भी दो है, एज डिस्टेंस के लिए मशीन फ्लेम कट और हैंड फ्लेम कट। हैंड फ्लेम कट के लिए 1.7 डी और हैंड फ्लेम के लिए मशीन फ्लेम के लिए 1.5
5D। तो इस केस में देखिए 20 mm है, तो 20 mm के लिए हमें क्या करें, मशीन फ्लेम कट है तो 1.5 करेंगे, लेकिन ये डाया ऑफ होल होता है। तो 20 mm के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाया ऑफ होल कैलकुलेट करेंगे। 20 mm के लिए डाया ऑफ होल अभी मैंने बताया था 12 to 14 1 mm, 14 to 24 2 mm, 22 हो जाएगा। 22 into 1.5 ये हो जाएगा हमारा 33 mm। What will be the minimum width of the lacing bar for 16 mm dia bolt? So minimum width of lacing bar हमेशा 3 5, मतलब 3 times the bolt, so 16 into 3 48। आगे चलते हैं, the gravity retaining wall used for up to height। तो gravity wall सबसे लोएस्ट हाइट के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 मीटर। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल 6 मीटर तक के लिए, 8 मीटर से अगर ज्यादा है तो काउंटर फुट रिटेनिंग वॉल। कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, सेंटर टू सेंटर लेंथ 4 मीटर गिवन है, बोथ एंड फिक्स्ड है। तो बोथ एंड फिक्स्ड के लिए हम जानते हैं, बोथ एंड फिक्स्ड के लिए हमारा होता है 0.65 इंटू f, अगर बोथ एंड फिक्स्ड है तो 0.65 इंटू 4 मीटर विल गिव यू 2.6 मीटर। चलते हैं, आईएसए सेक्शन दे रखा है, टेंशन मेंबर के लिए डिजाइन किया गया, 100 mm लेग है और कनेक्टेड लेग यूजिंग वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डिंग हुआ है। व्हाट विल बी द शियर लेग विड्थ? शियर लेग विड्थ हमेशा जो डिसकनेक्टेड लेग है उसके बराबर होता है। डिसकनेक्टेड लेग हमारा कौन सा है, 65 mm। गिव द वैल्यू ऑफ प्लास्टिक मॉडुलस, तो ये प्लास्टिक मॉडुलस आपको फाइंड करना है। 100 का हो जाएगा। इसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस या तो आप स्टील टेबल से भी ले सकते हैं या एस कोड में भी गिवन मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 708.43, या फिर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू एक्सिस विच डिवाइड्स द सेक्शन बाय इक्वल एरिया। तो इंडियन सेक्शन हाई बीम है तो हाई सेक्शन आप ड्रॉ कर लीजिए। इसका डेप्थ गिवन है आपको 250 और वेट है, वेट इसका कुछ नहीं, वेट है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, तो पर मीटर इसकी डेंसिटी है। डेंसिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये सिंपली एक ऐसा एरिया जो कि इक्वल एरिया एक्सिस, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया बराबर होगा, तो उससे हमें मिलेगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। IS 800-2007 वैल्यू ऑफ इम्परफेक्शन फैक्टर, ये वैल्यू अगेन आपको याद करनी है। ए बी सी डी चारों क्लास की आपको याद करनी है। तो क्लास बी के लिए वैल्यू है ये 0.34। ये क्लास ए के लिए, जैसे जैसे इम्परफेक्शन फैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे क्लास भी बढ़ेगा, जैसे जैसे हायर क्लास की तरफ जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लास ए के लिए 21, क्लास बी के लिए, क्लास सी के लिए 49 और क्लास डी के लिए 0.76। बोल्टेड कंस्ट्रक्शन, द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार, मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार अभी हमने देखा 3 टाइम्स होना चाहिए। आगे चलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ये पता ही आपको, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे चलते हैं, टार इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ, दो बाइंडिंग मटेरियल यूज होते हैं जनरली रोड में, एक टार होता है, एक बिटुमिन होता है। बिटुमिन इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का कुछ पार्ट होता है जो रेजिड्यू होता है नीचे बॉटम में मिलता है हमें फर्नेस में, उसको बोलते हैं बिटुमिन। टार किससे मिलता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। किससे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये हो जाएगा हमारा आंसर ए। सॉइल सैंपल है, पोरोसिटी गिवन है, वाइड रेशियो पूछ रहा है, तो वाइड रेशियो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/1 - n, सिंपल फॉर्मूला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.667। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंट्रल पॉइंट लोड है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम, पॉइंट लोड, ये तो बहुत सिंपल है, अगर नहीं पता है तो अगर ये P है ये P/2 हो जाएगा,
ये P/2 हो जाएगा रिएक्शन, और सेंटर पे निकालेंगे तो P/2 इंटू L/2, तो P/2 इंटू L/2, तो PL/4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया, तो C इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। माइल स्टील बार है, गेज लेंथ दिया हुआ इतना, टोटल इलोंगेशन दिया हुआ इतना, स्ट्रेन प्रोड्यूस तो हम जानते हैं डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू PL/AE, लेंथ हमें दिया हुआ है, इलोंगेशन हमें दिया हुआ है, इलोंगेशन इज डेल्टा, लेंथ इज गिवन, स्ट्रेन प्रोड्यूस, तो स्ट्रेन प्रोड्यूस पूछ रहा है कितना होगा, स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा की वैल्यू एल माइनस चेंज इन लेंथ, तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ है, इस फॉर्मूले से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एक और तरीका है कि ओरिजिनल लेंथ ये था, एलोंगेशन इतना, तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ हमारा 0.08 है, ओरिजिनल लेंथ हमारा 80 है, दोनों mm में, दोनों को कट कीजिए तो आंसर मिल जाएगा, डायरेक्टली ये इससे आ जाएगा स्ट्रेन के फॉर्मूले से, इसका आंसर हो जाएगा 0.001। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लूज सॉइल, रिलेटिव डेंसिटी हम कोर्स ग्रेन सैंड के लिए फाइंड करते हैं, तो कह रहे हैं अगर लूज कंडीशन में होगा तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ये 15 to 35%। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इतना गिवन है, वाइड रेशियो इतना गिवन है, वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी तो गामा डी इज इक्वल टू हम गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, हमें क्या क्या गिवन है इसमें, वाइड रेशियो गिवन है और स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, तो हम जानते हैं एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, तो यहाँ पे हमें जी दिया हुआ है और वाइड रेशियो दिया हुआ है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, वाटर कंटेंट मिल जाएगा। फिर हम लास्टली गामा डी का एक और फॉर्मूला होता है जो आप लोग जानते हो, जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस सी, तो ये फॉर्मूला मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से आप जी की वैल्यू गिवन है, गामा डब्ल्यू की 9.81 ले लेना है, ई की वैल्यू आपको गिवन है, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये आंसर इसका आएगा 15.89। नेक्स्ट चलता है, सिंपली सपोर्टेड बीम है 6 मीटर का, पॉइंट लोड है 50 किलोमीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिएक्शन फोर्स, तो रिएक्शन पूछ रहा है 50 किलोमीटर का, इसमें इस क्वेश्चन में लोकेशन नहीं दिया हुआ, याद रखिएगा क्वेश्चन में एक मिस्टेक है कि इस पॉइंट लोड का लोकेशन नहीं गिवन है, तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर सेंटर पे लोड है तो रिएक्शन की वैल्यू हाफ हाफ हो जाएगी, तो इस केस में लोकेशन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि गलत हो जाए, तो इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देंगे फाइनली। तो मैक्सिमम रिएक्शन, तो रिएक्शन आया कितना 25, तो अगर हम सेंटर पे मानेंगे तो इसका रिएक्शन आएगा 25। फाइंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द नेटवर्क, टोटल ड्यूरेशन के लिए क्या करना है आपको, सभी को मैक्सिमम लेंथ काउंट कर लेना है, 6 मीटर प्लस 8 मीटर, तो ये हो रहा है 14, 6 मीटर प्लस 4 मीटर ये हो रहा है 10, फिर ये क्रिटिकल, ये यहाँ पे डमी एक्टिविटी दे रखा है, मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, तो चलिए ये ले रहा है 14 और ये ले रहा है 10, तो पहले हम यहाँ से क्रिटिकल पाथ बनाएंगे, इसका यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो ये देखते हैं 14 तो यहाँ हो गया, 14 प्लस 7 21 ये ले रहा है ऐसे आने में, और यहाँ से ये आने में हमें 18 ले रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ जाना है, 21 डेज विद द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ऑन इट इज पॉसिबल टू मेजर 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन के लिए हम जानते हैं डायगोनल स्केल यूज होता है 3 डायमेंशन के लिए, जिसमें हम तीनों यूनिट लेंथ का या वेट का किसी भी चीज का 3 डायमेंशन हम मेजर कर सकते हैं, तो डायगोनल स्केल विल बी द आंसर। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टफनेस, टफनेस के लिए आईपी अपॉन आईएफ, ये हो जाएगा ऑप्शन। आगे चलते हैं, कैंटिलीवर बीम है,
फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट ए। तो फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, सभी को मल्टीप्लाई करते जाइए डिस्टेंस से, 30 इंटू दिस डिस्टेंस, 10 इंटू दिस डिस्टेंस, 30 इंटू दिस डिस्टेंस एंड 20 इंटू दिस डिस्टेंस। ये सबको ऐड कर दोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये वैल्यू होगी -167 की। आगे चलते हैं। कंक्रीट मिक्स डिजाइन बाय एज कोड फॉर 40 मीटर नॉमिनल साइज। कोर्स एग्रीगेट का साइज दे रखा है इतना, मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट। ये अगेन आपको कोर्स यूज करना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये हो जाएगा 165। ये I456 की डायरेक्ट वैल्यू है। द टर्म इज अप्लाइड टू द फिनिशिंग ऑफ मोर्टार जॉइंट इन मेसनरी। ये कहलाता है पॉइंटिंग वर्क। पॉइंटिंग वर्क क्या होता है कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं ब्रिक मेसनरी का, तो इनिशियली मोर्टार ऊपर नीचे होता है, उसको हम एक ग्रूविंग करके उसको हम डिजाइन बनाते हैं ताकि वो डिजाइन लगे, इसको बोलते हैं हम पॉइंटिंग वर्क। तो कोई भी जो ब्रिक मेसनरी होती है उसमें आफ्टर कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, पॉइंटिंग काम करते हैं बिफोर द हार्डनिंग ऑफ मोर्टार। व्हाट विल बी द शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड। तो ये बहुत सिंपल है। अगेन अगर पॉइंट लोड सिंपली सेंटर पे एक्ट कर रहा है तो शियर फोर्स क्या करता है, यहाँ पे रिएक्शन ऊपर की तरफ है, फोर्स हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। कोई लोड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे लोड आया नीचे की तरफ है तो यहाँ पे अगेन ड्रॉप करेगा। ये जितनी वैल्यू लोड की है पॉइंट लोड की उतना ही ड्रॉप करेगा। अगेन कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई भी लोड नहीं है, स्ट्रेट लाइन जितना ऊपर का रिएक्शन है वहाँ पे ऐसे मैच करेगा। ये इसका शियर फोर्स डायग्राम हो गया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगुलर बनेगा। तो इसमें हमें पूछा है शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम हमें एक ही दिख रहा है जो कि मैच कर रहा है। सेंट्रल पॉइंट लोड है तो सेंटर पे ही ड्रॉप आएगा, जहाँ पे लोड है ड्रॉप वहीं पे आएगा। 19 कह रहा है इन ऑटोकैड कमांड कंट्रोल प्लस क्यू। तो कंट्रोल प्लस क्यू क्या काम करता है, क्विट करता है, एग्जिट कर देता है और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। इन ऑटोकैड कमांड क्रिएट्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये होता है अरे कमांड। अरे कमांड से हम रेप्लिकेट करते हैं ऑब्जेक्ट को, जिस भी डायरेक्शन में हम करना है, जितनी अमाउंट करना है, जितनी स्पेसिंग पे करना है, उसके लिए हम अरे कमांड यूज करते हैं। ठीक है, ये था हमारा राजस्थान SSC JEE डिग्री होल्डर्स का पेपर का सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसके नॉन टेक्निकल पार्ट। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।